सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि 1857 की जो रिवोल्ट थी उसका स्प्रेड कहाँ था, उसका फैलाव कहाँ कहाँ तक था वो, और ये कैसे स्टार्ट हुई। देखो, हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि इसके क्या क्या कारण थे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और सोशल रिलीजियस को जो कारण थे वो हम अपने आपके साथ डिस्कस किए। आज हम इसके फैलाव के बारे में, इनके जो स्टॉर्म सेंटर थे 1857 की रिवोल्ट के, उसके बारे में बात करेंगे, और किस स्टॉर्म सेंटर से, किस सेंटर से कौन सा लीडर इसको लीड कर रहा है उसके बारे में भी देखेंगे। तो हम देखते हैं इस वीडियो में एजेंडा क्या है। देखो, एक पहले तो हम 10 पार्ट देखेंगे कि कैसे चिंगारी मिली इसको, इस 1857 की रिवोल्ट को। फिर मेरठ में, ये मेरठ है, पुराने टाइम में इसको मेरठ कहा जाता था, तो मेरठ में इसकी स्टार्ट कैसे हुई। फिर जो सिंबॉलिक हेड, जो बहादुर शाह जफर को सिंबॉलिक हेड बनाया गया था, इनका नेता बनाया किया गया इस मूवमेंट का, उसको, उसके बारे में बात करेंगे। फिर देखो, पहले तो ये ज्वाइन की गई, पहले तो ये उनके जो हमारे आर्मी सोल्जर पर्सन थे उन्होंने इसको लीड किया था, बट धीरे धीरे पीजेंट्स वगैरह, आर्टिसंस वगैरह और जो आम जनता थी उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट कर लिया था। सिविलियंस ज्वाइंस के बारे में बात करेंगे और स्ट्रॉन्ग सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, कहाँ का कौन कौन से सेंटर से कौन कौन पर्सन लीड कर रहा था। ठीक है, इसकी भी हम बात करेंगे। हम देखो, जो डिसकंटेंट थी, जो निराशा थी लोगों में, वो तो ऑलरेडी ही पनप रही थी, बट क्या हुआ कि जो फ्लोर में जो बोन डस्ट आ रही थी, जहाँ जो न्यू राइफल्स इंट्रोड्यूस की, एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी, उससे हमारे लोगों में, हमारे सोल्जर में, खास करके जो स्पाई थे, हिंदू या मुस्लिम धर्म के या किसी और धर्म के, इंडिया के लोग थे, उनमें गुस्सा और भी बढ़ गया। उनको लगा क्योंकि जो जो ये एनफील्ड राइफल था, इसमें क्या था, वो चर्बी वाले कारतूस इंट्रोड्यूस कर दिए गए, और वो जो चर्बी वाले कारतूस को जब चलाना पड़ता था तो उसको बाइट करना पड़ता था। तो वो चर्बी वाले कारतूस किन के बनते, बीफ के बने हुए थे, काओ की फैट के बने हुए, पिग की फैट के बने हुए थे। तो इससे हमारे जो सोल्जर थे उनको लग रहा था ये हमारे धर्म के साथ, क्योंकि हिंदू लोग हिंदू लोग गाय का मीट नहीं खाते हैं और मुसलमान लोग इसका पिग का, सूअर का मीट नहीं खाते हैं, तो इससे उनको लगा कि हमारे रिलीजन के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, हमारी परंपराओं के साथ, हमारी कन्वेंशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, तो इसमें क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेशन एक दो बार जब तक करने चाहा उन्होंने, जब इन्होंने अपने डिसीजन वापस लिया कि हम ये जो एनफील्ड राइफल्स हैं इनको वापस लेते हैं, तब तक नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ने उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया, और इससे क्या हुआ, जो लोग थे, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से थे, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से, जो सोल्जर थे, उनको ऐसा लगा कि हमारे रिलीजन को यहाँ पे खतरा है। अगर ये चर्बी वाले कारतूस या जो आटे में जो वो मलाया जा रहा है, आटे में जो मलाया जा रहा है वो कोई अनावश्यक पदार्थ, तो उससे हमारे रिलीजन को खतरा है। ठीक है, फिर इससे क्या हुआ कि जो चर्बी वाले कारतूस इंट्रोड्यूस किए गए थे, इससे एकदम से निराशा, चलो निराशा में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, बट इससे एक चिंगारी मिल गई। ठीक है, चिंगारी मिल गई कि अब जो लोगों की निराशा थी, जो सिमरिंग डिसकंटेंट थी लोगों की, वो ओपनली अब शो होने लगी, लोगों की एज वेल एज सोल्जर की। खास करके शुरू में सोल्जर ही इसमें इन्वॉल्व थे, तो हम यहाँ पे कहेंगे सोल्जर में जो निराशा थी वो ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, इससे पहले भी हमने आपको बताया कि सोल्जर के साथ, इससे पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ आर्मी में, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता, कलर के बेस पे, कास्ट के, रिलीजन के बेस में, और कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किए जाते थे। तो हम देखेंगे सबसे पहले रिवोल्ट कहाँ शुरू हुआ, मेरठ में शुरू हुआ, जो दिल्ली से 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अभी। ठीक है, तो 10 मई 1857 को हुआ है। ठीक है, उसमें क्या हुआ, यहाँ पे फोर्स जो इकट्ठी होनी शुरू हुई 10 मई 1857 की, जैसे वास्ट एरिया तक ये रिवोल्ट गया 1857 का, जैसे नॉर्थ में पंजाब, और साउथ में नर्मदा तक, और ईस्ट में बिहार तक, और जो वेस्ट में राजपूताना स्टेट थी वहाँ पे इनको फोर्स मिलनी शुरू हुई, इनको सपोर्ट मिलनी शुरू हुई रेवोल्यूशन को। ठीक है, इवन अगर मेरिट वाली इंसिडेंट की बात करें, उससे पहले भी कई कंटोनमेंट्स में, जो फौजियों के कंटोनमेंट्स होती हैं ना, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी बहुत ही रंबलिंग्स होती रहती, थोड़ी बहुत ही निराशा फौजियों में, जब थोड़ा बहुत ही क्लैशेस फौजियों के दूसरे फौजी, ब्रिटिश फौजियों के साथ होते ही रहते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, 19th नेटिव इन्फेंट्री जो बरहमपुर में है, उन्होंने कहा कि आपने जो एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की है, हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, जो न्यूली इंट्रोड्यूस है, जो चर्बी वाले कारतूस, हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। तो वहाँ पे फरवरी 1857 में उन्होंने भी अपनी निराशा जताई, और उनके कलेक्शंस भी हुए वहाँ की अथॉरिटी के साथ।
तो 18 फरवरी 1857 को इस वहाँ पे एक थोड़ी सी रेवोल्यूशन हुई, थोड़ी सी मैट्यूनी हुई। मैट्यूनी होती है जो फौजियों की होती है, जो प्रोटेस्ट, उसको मैट्यूनी बोल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हुई। तो मार्च 1857 में जो 19th नेटिव इन्फेंट्री थी, इनको बैन कर दिया गया। इन्फेंट्री होते हैं जो पैदल अपने वो जो पैदल जो हमारी फौज होती है उनको इन्फेंट्री बोल देते हैं, ठीक। तो मार्च 1857 ने अंग्रेजों ने 19th नेटिव इन्फेंट्री को बैन कर दिया। फिर 34th नेटिव इन्फेंट्री का एक यंग सिपाही था जिसको मंगल पांडे, ठीक है ना, वो एक स्टेप दूसरों से आगे गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जब इनको कहा गया कि आप चर्बी वाले कारतूस यूज करो, तो इन्होंने प्रोटेस्ट के रूप में क्या किया, इन्होंने फायर कर दिया। और सर्जेंट मेजर थे वहां के जो अपना उनका सर्जेंट मेजर, उनका बड़ा जो अफसर था, उसको मार दिया बैराकपुर वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। बट उसको जल्दी ही पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उनको 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। और उनकी जो रेजिमेंट थी 34th नेटिव इन्फेंट्री, उसको भी डिसबैंड कर दिया गया, उसको भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। फिर 7th अवध रेजिमेंट थी, ठीक है, जिसने अपने ऑफिसर्स के अवध वाली यूपी में 7th अवध रेजिमेंट, उन्होंने भी इन ऑर्डर को डिफाई किया। उन्होंने भी कहा कि हम चर्बी वाले कारतूस यूज नहीं करेंगे। उनको भी मई 3 1857 को उनको भी बैन कर दिया गया, ठीक है, उनको भी खत्म कर दिया गया, उस रेजिमेंट को, 7th अवध रेजिमेंट को। फिर सबसे बड़ा एक्सप्लोजन जो होता है वो मेरठ में होता है, ठीक है। 24 अप्रैल 1857 को जो 90 मैन थे, 90% थे लगभग, थर्ड नेटिव कैवलरी, उन्होंने कहा कि हम जो ग्रीस्ड कारतूस हैं, चर्बी वाले कारतूस हैं, हम यूज नहीं करेंगे। और मई 9 को 85 मैन थे, उनको डिसमिस कर दिया गया। जो थर्ड नेटिव कैवलरी है, इसके 85 मैन थे जो फौजी थे इनको डिसमिस कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, और इनको फर्दर 10 साल की जेल कर दी गई और इनको वहां से निकाल दिया गया, ठीक है। फिर ये यहाँ पे एक जनरल मैट्यूनी हुई, फौजियों की यहाँ पे एक फाइट हुई अपने अथॉरिटी के साथ, अपने सीनियर्स के साथ मेरठ में, ठीक है। और ये सभी जगह फैलनी शुरू होगी। और नेक्स्ट डे मई 10 को, ठीक है ना, उन्होंने अपने साथ के मेरठ की बात ही चल रही है, उन्होंने अपने साथ के फौजियों को रिलीज करवाया, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना फौजी मेरठ में। उन्होंने अपने साथ के फौजियों को रिलीज करवाया और अपने ऑफिसर थे जो उनके सीनियर थे, ठीक है, उनको मार दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, शाम को वो दिल्ली की तरफ चल पड़े। अब दिल्ली ही इसका 1857 की रिवोल्ट का नर्व सेंटर बनेगा, दिल्ली, ठीक है। जो मेरठ से अब दिल्ली की तरफ चल पड़े। तो इससे क्या हुआ, जब दिल्ली में वो पे पहुंचे, वहां की जो लोकल इन्फेंट्री थी, वहां के जो लोकल फौजी थे, उन्होंने ज्वाइन उनको किया और उन्होंने कई अफसर्स को भी मारा, खास करके साइमन फ्रेजर को मार दिया वहां पे जाकर दिल्ली में, ठीक है। जे साइमन फ्रेजर कौन था, साइमन फ्रेजर पॉलिटिकल एजेंट था। और उसके बाद इन्होंने दिल्ली को सीज कर लिया। फिर लेफ्टिनेंट व्लॉगबी थे, है ना, ऑफिस इंचार्ज थे वहां पे दिल्ली पे, मैगजीन के ऑफिसर इंचार्ज थे लेफ्टिनेंट व्लॉबी, ठीक है। उसको भी मतलब इन्होंने उसका भी सामना किया और उसको भी शांत किया, वहां पे जाकर उसको पकड़ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो बहादुर शाह जफर, हमें पता है कि मुगल सम्राट थे, मुगलों के लास्ट जो किंग थे वो बहादुर शाह जफर थे। तो ये पावरलेस था, ठीक है, इसके जो बूढ़ा भी था और पावरलेस भी था। तो इसको सिंबॉलिक हेड बना दिया गया इस मूवमेंट का। इसको कहा गया कि इस मूवमेंट के जो सिंबॉलिक हेड होंगे वो बहादुर शाह जफर होंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो हमारे यहाँ पे राज चल रहा था 1757 तक, तो इससे पहले भी मुगलों का ही राज चल रहा था। तो कन्वेंशनली बहादुर शाह जफर को ही एक सिंबॉलिक हेड बना दिया गया इस मूवमेंट का इंडिया में, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो मुगल किंग को अचानक जो बनाया गया, मुगल किंग को इसका जो हेड बनाया गया, इस मूवमेंट का सिंबॉलिक हेड बनाया गया चाहे वो, तो इससे पता चलता है कि इससे हमारी पॉलिटिकल यूनिटी बताई जाती है, क्योंकि मुगलों ने हमारे पे पहले से शुरू से ही हमारे पे राज किया था, ठीक है। तो इससे इंडिया ने एक एज ए सिंबल किया कि ये एक इससे पता चल गया कि इंडिया की पॉलिटिकल यूनिटी कितनी तगड़ी थी, कितनी बड़ी थी। इस जो इनका वो किया गया था, इनको सिंबॉलिक जो हेड बनाया गया था। अब इस एक्ट से क्या होता है, जो सिंबॉलिक हेड इसको बनाया गया, इसको बहादुर शाह जफर को, इससे क्या पता चलता है कि जो एक पहले तो म्यूटिनी थी, पहले तो सोल्जर इन्वॉल्व थे शुरू में, ठीक है। इससे क्या हुआ, लोग भी जुड़ने शुरू हो गए, क्योंकि कोई ना, चाहे ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो मुगल एम्परर में लोग बिलीव करते होंगे उस टाइम, ठीक है, सारे नहीं करते होंगे। और उसके बाद जो छोटे छोटे चीफ थे, जो गवर्नर होते थे स्टेटों के आगे पीछे, जो राजा के अंडर काम करने होते थे,
वो भी आ गए, उन्होंने भी जाके राजा को सिंबॉलिक हेड बनाया गया है, एम्परर को, और हमें भी राजा के प्रति लॉयल्टी रखनी चाहिए और हमें भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और वो जो बड़े बड़े चीफ्स थे अदर डिफरेंट प्रोविंसेस के, उन्होंने भी इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर लिया। अब यहाँ से क्या होता है कि बहादुर शाह जफर ने तो शुरू में तो ऐसे कहा कि नहीं, वैसे तो वो डामाडोल रहे कि मैं नहीं इसमें पार्टिसिपेट करूँगा, पर बहुत ज़्यादा मनाने के बाद उन्होंने क्या किया, जितने भी चीफ्स थे, जितने भी छोटे रूलर थे इंडिया में, सबको अर्ज किया कि आप एक कन्फेडरेसी बनाओ, आप एक समिति बनाओ, उससे आप आओ और हम सब मिलके फाइट करते हैं और ब्रिटिश रजीम को हम ख़त्म करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बंगाल आर्मी थी वो, उसने सारी ने रिवोल्ट कर दिया। पहले तो बैरकपुर में मंगल पांडे ने ही किया था, ठीक है, तो इसके बाद बंगाल की जितनी भी आर्मी थी उन्होंने सारी आर्मी ने मिलकर रिवोल्ट किया। फिर धीरे धीरे अवध में, रोहिला खंड में, दोआब में, बुंदेलखंड में, सेंट्रल इंडिया में, जहाँ ईस्ट में बिहार और पंजाब में भी ब्रिटिश अथॉरिटी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा इस रिवोल्ट की वजह से। एक बात हम आपको बता दें, ये जो रिवोल्ट थी ये वाइड स्प्रेड नहीं थी, ये सिर्फ ऊपर ही कुछ जहाँ तो बंगाल में, जहाँ नॉर्थ वेस्ट में, जहाँ कोई थोड़ा बहुत पार्ट ईस्ट में ही था, तो ज़्यादा इसका स्प्रेड नहीं था इस मूवमेंट का। ये एक कारण भी बनेगा क्योंकि ये पैन इंडिया मूवमेंट नहीं थी, इस कारण ये सफल भी नहीं हो पाई थी ये मूवमेंट 1857 की। अब सिविलियंस जब ज्वाइन करते हैं इसको, ठीक है, जो ये जो स्पॉय का रिवोल्ट था, जो स्पॉय की जो क्रांति थी, ये लोगों द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेशन किया गया। पर्टिकुलरली जब हम नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस की बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट जो राजस्थान गुजरात साइड वाले की बात करते हैं, ऊपर वाले की बात करते हैं, तो वहाँ के प्रोविंसेस जैसे अवध में भी इन लोगों ने ज्वाइन किया, यूपी में, ठीक है, और इनके जो ग्रेवियंसेस से ये एक्यूमुलेटेड होने लगे। देखो धीरे धीरे अंग्रेजों ने हमारे लोगों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया था और उनका एक्सप्लॉयटेशन भी किया था। अब लोगों के पास एक रीजन बन गया था, इमीडिएट एक्सप्रेशन वो अब शो करने लग गए थे इस क्रांति में कि अंग्रेजों ने जितने भी हमारे पर पाप किए, जितने भी हमारे साथ धक्का किए, हम इसका जवाब अब देंगे ब्रिटिश रूल को। अब ये रिवोल्ट वाइड स्प्रेड होने पड़े। पीजेंट्स वगैरह, किसान वगैरह, आर्टिसंस वगैरह थे जो आर्ट में जो इन्वॉल्व थे, शॉपकीपर थे जो, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, डे लेबरर थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में, जमींदारों ने भी पार्टिसिपेट किया, रिलीजियस मेडिकेंट्स जो गरीबों को थोड़ा दान वगैरह देते हैं, जहाँ पुजारी थे, जहाँ सिविल सर्वेंट्स थे, उनको एक उन्होंने यहाँ पे आके इस रेवोल्यूशन को रियल स्ट्रेंथ प्रदान की, मजबूती प्रदान की, और ये एक इस रिवोल्ट को पॉपुलर रिवोल्ट बना दिया इन सभी ने पार्टिसिपेट करके। और शुरू में जो चलाई गई थी, अपने जो सोल्जर होते थे, इंडियन सोल्जर, उन्होंने चलाई थी। फिर अब पीजेंट्स देखो, जो पीजेंट्स थे, जब पैटी जमींदार, छोटे मोटे जमींदार, जो पीजेंट्स थे, किसान थे, छोटे मोटे जमींदार थे, उनको अब एक टाइम मिल गया कि वो अपना गुस्सा अंग्रेजों पर फ्रीली निकाल सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि जो मनी लेंडर थे, जो जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने पहले इन पैटी जमींदार्स को और पीजेंट्स को उनके लैंड से निकाला था, ठीक है। अब ये पैटी जमींदार्स और जो पीजेंट्स हैं, ये मनी लेंडर और जमींदार के विरुद्ध अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, और आगे जो करेंगे हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या एडवांटेज लिया इस रिवोल्ट का, उन्होंने क्या किया, जो मनी लेंडर की अकाउंट बुक्स थी, जो उनके डेटर रिकॉर्ड्स थे, उनको नष्ट कर दिया, ताकि वो दोबारा उनके पास वो मांगने ना आए, पैसे मांगने ना आए, या उनकी जमीन पर वो कब्जा ना करें, ठीक है। फिर उसके बाद जो इन्होंने पैटी जो सभी लोग थे, इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के जो एस्टेब्लिश्ड लॉ कोर्ट्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया, उन पे अटैक किया, रेवेन्यू ऑफिसर्स पे अटैक किया, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स उनके नष्ट किए, और पुलिस स्टेशन पे भी इन्होंने वहाँ पे अटैक किया। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने सिविलियंस थे। इससे हम सिविलियंस से हम कहते हैं कि ये जिस पॉइंट चुनी थी, बट मानते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई थी, वो सिविलियंस की हुई थी। एक एस्टीमेट के तहत हम बताते हैं कि टोटल नंबर थे जो मरे थे उस टाइम फाइटिंग में, जैसे अवध में लगभग वो 1,50,000 थे, और उसमें से 1 लाख थे जो आम नागरिक थे जो मरे थे, 1 लाख, ठीक है। तो विद इन ए मंथ, ये जो 1 मंथ के बीच ही दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया। जो विद्रोह कर रहे थे लोग, जो इंडियन लोग विद्रोह कर रहे थे 1857 में, उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर दिया, और फिर जो ये रिवोल्ट थी देश के दूसरे पार्ट्स में भी जाना शुरू हो गई, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में ये स्प्रेड हो गई। अब हम करेंगे स्टॉर्म सेंटर और लीडर कौन कौन थे।
कहाँ कहाँ ज़्यादा मतलब विद्रोह हुआ और उन विद्रोहों के लीडर कौन कौन थे। जैसे दिल्ली में हम बात करते हैं, पहले तो मैं आप बताता हूँ, दिल्ली में जो मेन लीड कर रहे थे वो थे अपने बहादुर शाह जफर। बट बहादुर शाह जफर तो बूढ़े थे, तो इस वजह जो रियल कमांड थी किनके हाथ में थी, वो रियल कमांड थी दिल्ली में जनरल बख्त खान के पास, ठीक है ना। जनरल बख्त खान ने बरेली में लोगों को, जहाँ अपने जनरल बख्त खान ने बरेली में अपने ट्रूप्स को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए बोला था, तो वो बरेली से आके अब दिल्ली में सेट हो गए, तो और दिल्ली से वो रियल कमांड जनरल बख्त खान के पास थी, ठीक है ना। अब ये जो कोर्ट था इनका जो बनाया हुआ था जनरल बख्त खान में, इसके 10 मेंबर होते थे, ठीक, इस कोर्ट के ये 10 में तो 6 जो 6 होते थे वो तो आर्मी पर्सन होते थे, और जो 4 होते थे, 4 होते थे जो वो सिविलियन डिपार्टमेंट से होते थे। और कोर्ट क्या करता था, जो कोर्ट कंडक्ट करता था स्टेट के, मतलब दिल्ली के जितने भी अफेयर्स होते थे उसको, वो अफेयर को कंडक्ट करता था ये कोर्ट। और ये जो जितने भी डिसीजन लिए जाते थे ये एम्परर मतलब बहादुर शाह जफर के नाम पे लिए जाते थे। बहादुर शाह जफर इतनी वीक पर्सनैलिटी था और ओल्ड एज था, लगभग 70 साल के करीब था शायद, ठीक है ना, और उसके पास लीडरशिप क्वालिटीज भी नहीं थी। उससे क्या हुआ, लोगों को इस मूवमेंट को पॉलिटिकल वीकनेस मिली, ये लोगों को इतना गाइड नहीं कर पाया, अच्छी तरह से लीड नहीं कर पाया, क्योंकि इसकी वीक पर्सनैलिटी थी और लीडरशिप क्वालिटी के गुण भी इसके पास नहीं थे। तो इससे जो रिवोल्ट को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है। और कानपुर में नेचुरल चॉइस था नाना साहब। नाना साहब कौन था, नाना साहब पेशवा बाजीराव सेकंड का अडॉप्टेड सन था, क्योंकि इसको फैमिली टाइटल नहीं दिया गया था, इसके वहाँ पे जो फैमिली डिस्प्यूट के कारण इसको फैमिली टाइटल नहीं मिला था और इसको पेशवा नहीं बनाया गया था, और इसे पूना से बाहर भेज दिया गया था अंग्रेजों की सहायता से। और अब वो कानपुर के पास रह रहा था नाना साहब। नाना साहब ने क्या किया, अंग्रेजों को कानपुर से एक्सपेल किया और अपने आप को इसने खुद ही पेशवा अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, और ये कहा कि जो बहादुर शाह जफर हैं वो मेरे एम्परर हैं, वो हमारे पूरे इंडिया के एम्परर हैं, और मैं उसका गवर्नर हूँ और मैं कानपुर में राज करूँगा, ठीक है। और सर कानपुर में क्या उसने ऐसा भी कहा कि मैं पेशवा हूँ और जो पूना वाला जो राज है वो भी मेरा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, सर जूस व्हीलर थे शुरू में ना, सर जूस व्हीलर ने थोड़ी रेजिस्टेंस शो की, बट सर जूस व्हीलर ने 27 जून 1857 को सरेंडर कर दिया, और नाना साहब ने जूस व्हीलर को 27 जून 1857 को मार दिया। अब जो बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल कहाँ से लीड कर रही थी, बेगम हजरत महल लखनऊ की रानी थी, ठीक है, वहाँ से लीड कर रही थी। ये क्या हुआ, बेगम हजरत महल वाला क्या मसला था कि बेगम हजरत महल के जो हस्बैंड थे लखनऊ के जो राजा थे वाजिद अली शाह, उनको डिपोर्ट कर दिया गया, तो उनको कलकत्ता भेज दिया गया और उसका राजपाट छीनने लग गए थे, अंग्रेज छीन रहे थे। तो बेगम हजरत महल ने इसका विरोध किया और उसने कहा जो मेरा बेटा है बिरजिस कादिर, ये नवाब होगा, चाहे मेरे हस्बैंड को इन्होंने कलकत्ता भेज दिया, ये नवाब होगा, और ये यहाँ के जो बाकी जो जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो हिंदू और मुस्लिम लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है ना। फिर जो हेनरी लॉरेंस ने क्या किया, अब ये बेगम हजरत महल ने सारा रेन लखनऊ का अपने हाथ में ले लिया, ये रिजल्ट बन के बैठ गई वहाँ की, ठीक है। तो जो हेनरी लॉरेंस वहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट था लखनऊ में, उनको छुपना पड़ा, कुछ यूरोपियन लोग और जो कुछ इसके हेनरी लॉरेंस के जो कोई लॉयल स्पॉय थे, वो उसके हेनरी लॉरेंस के ब्रिटिश रेजिडेंट में छुप के बैठ गए थोड़े टाइम के लिए। अब इनके ऊपर अटैक करेंगे बेगम हजरत महल के पर्सन, और जो बेगम हजरत महल को सपोर्ट मिलेगा, जो रिबल थे, जो हमारे विद्रोही थे, जो इसका 1857 में रिवोल्ट थे, उनकी सपोर्ट मिलेगी बेगम हजरत महल को, और जो इकट्ठे होकर लड़ेंगे ये हेनरी लॉरेंस के अगेंस्ट, जो ब्रिटिश रेजिडेंट में यूरोपियन इनहेबिटेंट्स के साथ और लॉयल स्पॉयज के साथ छुप के बैठ गया था। अब क्या किया कि इंडियन रिबल्स थे, इन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसी थी जो लखनऊ में, उसको सीज कर लिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया और सर हेनरी लॉरेंस को वहाँ पे मार दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो कमांड थी, जो इसकी हेनरी लॉरेंस के पास जो कमांड थी ब्रिगेडियर की, वो उसके पास आ गई, इंग्लिश के पास आ गई, इंग्लिश के। अब हेनरी लॉरेंस के बाद इंग्लिश है जो इनसे फाइट करेगा रिबल्स के साथ और बेगम हजरत महल के साथ। अर्ली अटेम्प्ट में क्या हुआ, फिर उसके बाद अर्ली अटेम्प्ट में सर हेनरी हैवलॉक और सर जेम्स ऑटोरोम ने सर जेम्स ऑटोरोम ने बहुत कोशिश की कि हम लखनऊ को बेगम हजरत महल से छीन लें, बट उनको कोई सक्सेस नहीं मिली। फाइनली जो सर कॉलिन कैंपबल थे उनको कमांडर इन चीफ बनाया गया लखनऊ का, और उन्होंने क्या किया
इस पे अटैक किया, लखनऊ पे अटैक किया अपने यूरोपियन लोगों के, अपने यूरोपियन सोल्जर को लेके, और गोरखा रेजिमेंट जो इसके नेपाल वाली होती है इनको लेके अटैक किया। और मार्च 1858 में इन्होंने फाइनली, ठीक है, मार्च 1858 मतलब लगभग 1.5 साल बाद लगभग, तो इन्होंने लखनऊ को रिकवर कर लिया, अंग्रेजों ने लखनऊ पे जाके कब्जा कर लिया। पर जो गुरिल्ला एक्टिविटी थी वो फिर सितंबर 1858 तक चलती रही, ठीक है। जो गुरिल्ला एक्टिविटी, जो छुप के लड़ाई होती है, जो छुप के फौजी लड़ते होते हैं, ये एक्टिविटी फिर भी कहीं ना कहीं लगभग और 6-7 महीने तक चलती रही। अब जब बरेली की बात करते हैं तो बरेली में जो लीड कर रहे थे, उसके बाद खान बहादुर कर रहे थे, ठीक है, लीड कर रहे थे। और वो कौन थे? वो एक डिसेंडेंट थे, वो एक उसकी पीढ़ी के थे, रोहिल्ला खंड का जो रूलर था उसकी पीढ़ी के थे, ठीक है। उनको कमांड में लाया गया, ठीक है। अब इसको बरेली का जो खान बहादुर था, इसको अंग्रेजों ने कहा था कि हम आपको पेंशन दिया करेंगे, नो डाउट, आप राजपाट छोड़ दो, आप हमें अपनी कमांड संभाल दो, हम आपको पेंशन दिया करेंगे। बट उस पेंशन को ये लेने के लिए तैयार नहीं था खान बहादुर, और उसने क्या किया, बरेली में अपने 40,000 सोल्जर को बुलाया, आर्मी उनकी ऑर्गेनाइज की, और उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे। और अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने फाइट भी वहां से की, खान बहादुर ने बरेली से, ठीक है। फिर बिहार में जो कुंवर सिंह थे, ठीक है, एक जमींदार थे जगदीशपुर के, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ये रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। वो एक 70 साल के बूढ़े थे, ये कुंवर सिंह 70 साल के बूढ़े थे, ठीक है। उनको क्या था कि उनके पर्सनल ग्रजेस थे, उनके पर्सनल प्रॉब्लम थे अंग्रेजों के साथ, क्योंकि अंग्रेजों ने उसकी एस्टेट खोल ली थी, उसका जो राजपाट था, जहाँ उनकी जो छोटी सी टेरिटरी थी कुंवर सिंह की, वो छीन ली थी, ठीक है। तो इससे उन्होंने वहाँ पे अरा में होके अपने स्पाई को, अरा ये बिहार में प्लेस, अरा में जाके जो रेवोल्यूशन के जो पर्सन थे, ये जो हमारे फौजियों को, उन्होंने अरा में जाके सपोर्ट किया और अंग्रेजों को स्टिफ रेजिस्टेंस उन्होंने प्रोवाइड की, जे कुंवर सिंह ने बिहार से। और क्या है, जो मौलवी अहमदुल्ला थे फैजाबाद जिसे अब अयोध्या कहा जाता था, ठीक है ना, बेबी रिवोल्ट में लीडर रहे, ठीक है ना। ये पहले तो ये मद्रास के नेटिव थे, बट ये धीरे धीरे मूव करके ये फैजाबाद आ रही थी, और वहाँ पे इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध फाइट की, ठीक है ना। और इनको भी बहुत बड़ा एक लीडर माना जाता है 1857 की रिवोल्ट का, ठीक है। फिर जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर थी जो इस रिवोल्ट की, वो रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई। इसका भी इन्हीं का भी वही केस था, क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी था उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाई थी, क्योंकि लक्ष्मीबाई का अपना कोई नेचुरल हेयर नहीं था, अपना कोई नेचुरल बच्चा नहीं था, तो इसलिए इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था किसी बच्चे को, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि मेरे बच्चे को राजा बनाया जाए, क्योंकि राजा गंगाधर राव थे जो लक्ष्मीबाई के हस्बैंड थे, इनकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने कहा जो मेरा बच्चा अडॉप्टेड सन है उसको मेरा यहाँ का झांसी का राजा बनाया जाए। और इसने, जो डलहौजी था, इसने मना कर दिया, जो अंग्रेजी साम्राज्य था इसको इन्होंने मना कर दिया और कहा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के से हम आपके उसके राज को छीन लिया गया रानी लक्ष्मीबाई के राज को। और रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि नहीं, मैं फाइट करूंगी, मैं अपनी झांसी लेके ही रहूंगी। इन्होंने अपना स्लोगन भी दिया था, मैं अपनी झांसी लेके ही रहूंगी। फिर इनको किसने सपोर्ट किया? इनको सपोर्ट किया तांता टोपे ने, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को तांता टोपे ने सपोर्ट किया। जो नाना साहब का तांता टोपे था, ये नाना साहब जो कानपुर से फाइट कर रहे थे उनका क्लोज एसोसिएट था, ये नाना साहब था, ठीक है। सॉरी, तांता टोपे था जो नाना साहब का क्लोज एसोसिएट था, क्योंकि नाना साहब से कानपुर छीन लिया गया था। जो रानी की झांसी और तांता टोपे ये ग्वालियर आ गए। ग्वालियर क्यों आ गए? क्योंकि झांसी तो जो इन्होंने अंग्रेजों ने छीन ली थी, तो रानी जो लक्ष्मीबाई थी और तांता टोपे थे, ग्वालियर आ गए और वहाँ पे आकर इनको फुल सपोर्ट मिला जो इंडियन सोल्जर थे जो 1857 की रिवोल्ट में इन्वॉल्व थे, ठीक है। जो सिंधिया वहाँ का लोकल रूलर था ग्वालियर का, उन्होंने रानी की झांसी की और सोल्जर को सपोर्ट नहीं किया, वो इंग्लिश के साथ चले गए, ठीक है ना। नाना साहब ने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर लिया यहाँ पे ग्वालियर में, कानपुर से, ठीक है। नाना साहब ने अपने आप को ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं पेशवा हूँ, ठीक है। फिर ग्वालियर जो रिकैप्चर किया गया इनके मरने के बाद, सभी झांसी, रानी की झांसी और तांता टोपे नाना, ये जून 1858 में किया गया, ठीक है।
फिर और क्या, जो कॉमन मास्टर्स के जो ये वो थे, कॉमन मास्टर्स ने बहुत तगड़ा रोल यहाँ पे प्ले किया। आप लोकल लोगों ने, जैसे नेम ऑफ शाहमल की बात करते हैं, शाहमल ने बहुत तगड़ा रोल प्ले किया। और इसके ये एक आम पर्सन था। इन्होंने परगना ब्रॉड, बागपत उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े विद्रोह किया और अंग्रेजों से फाइट की। इसने क्या किया, इसने 84 विलेजेस से हेडमैन बुलाए, सरपंचेस वगैरह वहाँ के बुलाए और वहाँ के किसान बुलाए। उनको कहा कि लोगों के घर घर जाके, विलेज टू विलेज 84 में जाके उन्होंने कहा, लोगों को अर्ज किया लोगों को कि आप ब्रिटिश हेजमोनी के अगेंस्ट लड़ो, ब्रिटिश अंपायर के अगेंस्ट लड़ो, ठीक है। फिर लोगों ने क्या किया, इसके जो शाहमल के जो लोग थे, इससे इंस्पायर्ड जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक किया, जो गवर्नमेंट के ब्रिजेस बनाए हुए थे उन पे अटैक किया, रिवर पे, ठीक है, जो मेटल रोड बनाए हुए थे उस पे अटैक किया, ठीक। तो इन्होंने ये सब क्यों किया, तो इन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि ये जो ब्रिटिश हेजमोनी के सिंबल थे, जो रोड वगैरह, गवर्नमेंट बिल्डिंग वगैरह, ब्रिजेस वगैरह, तो ये चाहते थे कि हम कोई भी पार्ट इसका अंग्रेजों का यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। और शाहमल ने एक और काम भी किया, शाहमल ने, कि इन्होंने ऑफिशियल कम्युनिकेशन को तोड़ा, ठीक है। जो ब्रिटिश का दिल्ली में या कहीं भी जो ब्रिटिश बैठे हुए थे, उनका मेरठ से और जहाँ पे भी अंग्रेजों के साथ थे उनका पर्सनल कम्युनिकेशन उनका तोड़ दिया, ठीक है। और इसने क्या किया, अपना एक हेडक्वार्टर बना दिया, अपना एक बंगलो बना दिया यहाँ पे जमुना के पास, वहाँ से वो काम करने लगा। अब लोगों को ऐसा लगने लग गया था, अपना खुद का राज वहाँ पे बना दिया शाहमल ने, लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि अब अंग्रेजों का राज खत्म हो गया है, अब हमारा राज शुरू हो रहा है। और वहाँ पे एक जमुना के बंगलों पर जो हॉल ऑफ जस्टिस बनाया, वहाँ के लोगों के डिस्प्यूट सुनता था और लोगों के जजमेंट देता था ये शाहमल, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जुलाई 1857 को शाहमल को मार दिया गया। एक इंग्लिश ऑफिसर थे डनलैप, उसने शाहमल को मार दिया और शाहमल की बॉडी को डिस्प्ले किया गया, उसके पीसेस किए गए बॉडी के, कि लोगों को डराया गया, अगर आप हमारे साथ हमारे अगेंस्ट विद्रोह करोगे, हम ऐसे आपकी ये दुर्गति करेंगे। तो 1 साल के बाद रिबल्स ने ये भी जो छोटी छोटी फाइट थी ये बंद होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो हमने ये देखा, स्टॉर्म सेंटर देखे इसके, हमने पढ़ा यहाँ कौन सा पर्सन कहाँ से लीड कर रहा था, तो ये हमने किया आज की अपनी वीडियो में। अगली वीडियो में भी हम आपके साथ 1857 की कैसे कैसे इसको सप्रेस किया गया, कैसे इसको दबाया गया, वो सारी वीडियोस हम आपके साथ लेकर हाजिर होंगे। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।